हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं फर्स्टली, एंड सेकंड आप इसको आकर के देखें। एंड चैप्टर का टाइटल अपने आप में यहाँ पे है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू द ग्रोइंग फूड। यानी कि जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी लोग थे पहले, उन्होंने सबसे पहले अराउंड 4700 यानी कि 4700 साल पहले खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया था। और इसके साइन हमें कहाँ से ट्रेस किए हैं सर? ये साइन हमने ट्रेस किए हैं रिवर के आसपास वाले एरिया से। क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग बाग अगर खेती बाड़ी करेंगे तो उनको एक ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे मतलब सुटेबल कंडीशंस हो। फॉर एग्जांपल वाटर अवेलेबिलिटी हो, लैंड वहाँ पे ठीक ठाक हो। ठीक है, तो दैट्स वाई लोगों ने प्रीफर किया कि चलिए नदी के पास आकर के अपने आप को सेटल करते हैं और वहाँ से खेती बाड़ी को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले कौन सी खेती की थी लोगों ने? तो हमें ये भी पता है कि वीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ की थी। ठीक है, इनकेस और अगर आपको जाना है तो फर्स्ट चैप्टर आप जाकर के देखें, उसके बाद आपको और ज़्यादा इंसाइट मिलने वाली इस बारे में। सो चैप्टर 2 को हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है, लोग बाग पहले हंटिंग करते थे, इकट्ठे होकर के एक साथ रहा करते थे। अब नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे आई क्या थी कि उन्होंने फूड को ग्रो करना शुरू कर दिया था, यानी कि अच्छे लेवल पे खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी थी। सो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एक बच्चा है जिसका नाम है तुषार। ठीक है, तुषार की ट्रेन जर्नी का। ठीक है, आपको मतलब समझना है बस जस्ट वैसे ही। अब ये तुषार जो है दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, अपने कजिन की शादी में जा रहा है। ठीक है, और ट्रेन की सिचुएशन क्या है इसको आपको बताइए कि विंडो वाली सीट पे बैठा है और भीड़ इतनी है कि बस बिल्कुल ये सीट के बिल्कुल कोने में स्क्वीज हो रखा है, बिल्कुल चिपका हुआ बैठा है शीशे के साथ जाकर के। तब उसके चाचा ने कहा है, अच्छा तुषार की दिल्ली से चेन्नई जाने की कहानी, बस में कैसे बैठा है, ट्रेन में कैसे, इससे हमारा कोई लेने देने नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, इसके चाचा ने तब इससे कहा कि बच्चे आप जानते हैं कि लगभग 150 साल पहले लोग बागों ने अपनी ट्रैवल को स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ट्रेन यहाँ पे चली थी, उसके बाद बसेज आने शुरू हुई। फ्यू टिकट्स, टिकट का मतलब 10 साल। ठीक है, 1 टिकट इक्वल टू 10 ईयर्स, 2 टिकट इक्वल टू 20 ईयर्स। ओके, सो बेसिकली यू कैन से टिकट इक्वल टू पीरियड टाइम ऑफ 10 ईयर्स। ओके, सब तब इस बच्चे ने सोचा अरे यार, मतलब ऐसे लोग बाग पहले ट्रैवल किया करते थे। आज के टाइम में तो बड़ा आसान है ना, बड़ी आसानी से हम ट्रैवल कर सकते थे। इनफैक्ट ना कि एक प्लेस से दूसरी जगह, बल्कि वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट बड़ी इजीली, बड़े आसानी से हम जा सकते हैं। लेकिन क्या है, पहले चीज़ें ऐसे हुआ करती थी? नॉट ऑब्वियसली, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, क्या हुआ करता था जानेंगे यहाँ पे वन बाय वन करके। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में दे रखा है कि द अर्लीस्ट पीपल। ओके, यानी कि जो पहले वाले लोग थे, और वो क्या करते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। हमने समझा है कि पहले लोगों के कारवान एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, कुछ एडवेंचर्स के लिए जाते थे। ठीक है, कुछ इसलिए जाते थे कि यार चलो अच्छे लिवलीहुड्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और कुछ तो सिर्फ इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हुआ करती थी। भाई मान के चलिए किसी एरिया में फ्लड्स आ गए, तूफान आ रखे हैं, यू कैन से बाढ़ आ रखी है, तो क्या वहाँ पे लोग बाग रुकना पसंद करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली वो दूसरी जगह जाएंगे। तो पहले लोग बाग जाते थे, लेकिन इसके पीछे वजह क्या होती है ना, तो कुछ वजह यहाँ पे समझेंगे। कुछ वजह को हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा था, कुछ वजह को अब यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, हमें पता था कि यहाँ पे लगभग 200 साल मतलब 2 मिलियन ईयर एगो जो लोग बाग रहते थे ना, जिसको आज के टाइम में हम हंटर गैदर के नाम से बोलते हैं। वो क्या काम करते हैं कि वो अपना फूड जो था वो सिर्फ और सिर्फ जंगल से लेते थे। दैट्स वाई हमने इनको नाम दिया हंटर गैदर। ठीक है, अब जनरली क्या काम करते थे, वो वाइल्ड एनिमल जो थे उनको हंट करते थे, उनको पकड़ते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। ठीक है, बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, और यहाँ तक कि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल्स फल इकट्ठा करना, जंगल से शहद इकट्ठा करना। ठीक है, और पशुओं को मारना, बेसिकली ये सब उनका मेन काम हुआ करता था, जिनको हम हंटर गैदर के नाम से जानते थे। ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। रीज़न क्या था इसके पीछे? देखिए, कुछ रीज़न यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक दिए हैं। पहला रीज़न तो ये था कि अगर वो एक ही समय में एक ही पर्टिकुलर जगह पर काफ़ी टाइम तक रहते थे, तो डेफिनेटली जितने भी वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्लांट हैं या फिर एनिमल रिसोर्सेज हैं, उन सबको खा जाते। भाई मान लीजिए अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एक इंसान कई साल तक रहता है ना, तो आसपास की चीज़ें तो खाएगा वो। ठीक है, क्योंकि जंगल में वही चीज़ें तो नहीं खाएगा। तो इन्हें ये था कि अगर एक ही जगह रहेंगे तो ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए कुछ नया ढूंढते हैं और बाहर की ओर चलते हैं। तो पहला रीज़न तो इनका ये था। ठीक है, दूसरा रीज़न ये था कि देखो, एनिमल जो थे वो भी एक जगह नहीं रुकते थे, उनको भी प्लेस टू प्लेस वो जाते रहते थे। या तो इसलिए कि उनको भी अच्छे शिकार मिल रहे हैं। भाई जानवर है, जानवर भी तो शिकार ही करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल शेर है, वो तो किसी का शिकार करेगा। तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किसको चेस करने के लिए? डियर, वाइल्ड कैटल्स एट्सेट्रा। या कभी कभी कुछ जानवर ऐसे थे कि चलिए एक पर्टिकुलर एरिया में है, यहाँ पे घास वगैरह खा ली है, पेड़ पौधे सब खत्म हो गए, चलो कोई दूसरी जगह चलते हैं। तो जो उनके पीछे शिकारी थे वो भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चलते थे कि सर हम भी आ रहे हैं आपको मारने के लिए, रुकिए प्लीज़। ठीक है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। थर्ड रीज़न इन्होंने स्पेसिफिक किया है कि देखिए, जो प्लांट होते हैं एंड ट्रीज़ होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल में उनके ऊपर फल ही फल आएंगे, है ना। कुछ महीने फल आते हैं एंड कुछ महीने वो सूखे होते हैं। तो क्या होता है कि जब
अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में फ्रूट्स आ रखे हैं पेड़ों के ऊपर, तो जाहिर सी बात है जो शिकारी वगैरह थे वो लोग वहाँ पे रुकते थे। और जब फल नहीं है तो वो क्या करेंगे रुक करके, भाई उनका कंजम्पशन रेट कहाँ से कंप्लीट होगा। तो वो क्या करते थे कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में पेड़ वगैरह खड़े हैं और उन पे फ्रूट्स आ रखे हैं, तो ठीक है रुक जाते हैं, और अगर नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। एंड द फोर्थ रीजन ये था कि देखो जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, इनको मेन चीज़ क्या चाहिए, वाटर, अगर अपने आप को सर्वाइव करना है ना। प्लांट हो, एनिमल हो या इंसान हो। अब वाटर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो नदी वाला एरिया होता है, रिवर्स होती हैं, लेक्स, झरने, तालाब वगैरह होते हैं, वहाँ पे मिलते थे। और अगर हम बात करते हैं कुछ रिवर ऐसी होती हैं जो पेरिनियल थी। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, ऐसी रिवर जिसके अंदर पूरे साल पानी पानी रहता है, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल रिवर। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म इसको याद रखें। सो हुआ क्या करता था कि जो लोग यहाँ पे इनके बैंक्स पे रहते हैं, नदियों के किनारे पे रहते थे, तो उनको पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता था। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, सभी की सभी नदियाँ पेरिनियल तो नहीं हो सकती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं कि बारिश पड़ रही है, ओ सॉरी पानी यहाँ पे है तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ ऐसी हैं जो सूख भी जाती हैं। इंडिया में आज के टाइम में आप देख सकते हैं कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो पूरे साल बिल्कुल पानी से भरी रहती हैं, लबालब, दैट इज़ कॉल्ड पेरिनियल रिवर। ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब इतना पानी उनमें नहीं होता है, ड्राई हो जाती हैं, तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको फिर जाना पड़ता है दूसरी जगह। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज मैंने कोई पीपीटीज़ वगैरह नहीं बनाई है। रीज़न इसके पीछे होता है यार, टाइम वगैरह कम होता है, अकेला बंदा हूँ, सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। सो दैट्स वाई कि मैंने सोचा डायरेक्टली आपको पढ़ा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टडी है यहाँ पे कि यहाँ पे हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में पता कैसे लगता है। तो हमने पढ़ा था आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट वे बंदे होते हैं जो इन लोगों के बारे में कुछ बताते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में जानने के सोर्स क्या क्या हैं। तो हमें दिखता है टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स, विच स्टोन टूल्स हैव बीन सर्वाइव द बेस्ट। ठीक है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके बारे में जांच पड़ताल की और उनको पत्थर मिले, ठीक है, हथियार मिले, औजार मिले, हड्डियाँ मिली, तो इससे उन्होंने आइडिया लगाया कि नहीं ये किसी न किसी हंटर गैदर की होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टोन्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टोन के टूल ऐसे बने थे जो सिर्फ और सिर्फ मीट वगैरह को काट सकते थे, है ना, हड्डियों को काट तोड़ सकते थे। साथ ही साथ जो पेड़ों की छीलन होती है जिसको आप बार्क बोलते हैं, ठीक है, उन सबको हटा सकते थे, मतलब नुकीले हथियार थे। एंड हाइड एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट्स एंड रूट। ठीक है, कुछ पत्थर ऐसे मिले हैं जो बहुत ज़्यादा नुकीले हुआ करते थे, जिनका बेसिकली इतना आइडिया मिलता है देख करके यार अगर ये हंटर यूज़ करते होंगे ना तो या तो पशुओं को मारने में, उनका मांस काटने में, ठीक है, एंड इन सब चीज़ों में यूज़ ही करते होंगे क्योंकि नुकीले थे, वो बहुत ज़्यादा शार्प थे। दूसरा क्या होता है कि कुछ के अंदर हैंडल लगा हुआ था, यानी कि कुछ पत्थर के हथियार ऐसे बने थे जिनके पीछे हैंडल लगा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूँ चाकू की अगर बात करते हैं आज के टाइम में, तो चाकू में पीछे हैंडल लगा होता है ना, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे थी, आप समझ सकते हैं। सो अब ये आइडिया मिल चुका था कि जो लोग बाग थे हंटिंग तो करते थे, और ऐसा भी नहीं था हंटिंग करने के बाद बस ऐसे मांस का टुकड़ा लिया और खा गए, नहीं। अब तो इनको आइडिया हो गया था कि चॉप करना है, चॉप करके खाना है बढ़िया छोटे छोटे पीस बना करके। ये इनको उस टाइम पे आइडिया मिल गया था, एंड विच वॉज यूज एज फायरवुड। ठीक है, और जाहिर सी बात है फिर इसको आगे चल के बताऊंगा भी क्या हुआ था। ओके, वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हंट्स एंड टोल्स। ठीक है, लकड़ी की अगर हम बात करते हैं तो लकड़ी का इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करना शुरू कर दिया था। एक तो जो इनके स्टोन्स टूल हुआ करते थे उसके अंदर हैंडल की तरह यूज़ करते थे, और साथ ही साथ जो इनके एनिमल्स वगैरह होते थे उनको मारने तक के लिए भी वुड्स का यूज़ करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोन टूल्स की यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है, दो इमेजेस यहाँ पे दिखा रखी हैं। यहाँ तक कि कपड़े को सीने तक के लिए, है ना, मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, यानी कि जो एनिमल पशु का जो जानवर होता है उसकी स्किन से जो कपड़े बनते थे उसको सीने के लिए भी इसका यूज़ करते थे, पत्थरों का वो। ठीक है, मतलब छोटे छोटे हो सकता है बहुत ज़्यादा बारीक नोक हो, और जिससे कि वो इसके अंदर छोटे छोटे होल बना करके कपड़ों को सीते थे। दूसरा यहाँ पे क्या है कि ज़मीन को खोदने के लिए भी पत्थर का यूज़ करते थे वो लोग बाग। ठीक है, पत्थर के उन्होंने उस टाइप के टूल्स बना रखे थे जिस तरह से वो ज़मीन को खोद पाएँ। बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन क्या हो सकता है छोटे लेवल पे खोद पाती हूँ, ज़मीन को डिग कर पाती हूँ। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूजिंग अ प्लेस टू लिव। ठीक है, यानी कि अब सवाल ये आता है कि कौन सी जगह पे रहते होंगे, है ना। तो देखो जितने भी प्लेसेस मार्क किए गए हैं, साइट यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैप में इन्होंने देखा है कि जितनी भी रेड मार्क की गई हैं, जैसे हंसकी, ठीक है, भीमबेटका क्या होती है ना मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे ना हंटर गैदर रहते थे। ऐसा नहीं था हंटर गैदर सब जगह रहेंगे, यहाँ पे इन्होंने देखा है कि जो साइट्स हैं रेड ट्राइंगल में, आर्कोलॉजिस्ट ने देखा है कि यहाँ से ना इनके एविडेंस मिले हैं हंटर गैदर के, कि हंटर गैदर यहीं पर रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी ये साइट्स हैं ये बिल्कुल नदी तालाब के आसपास रही हैं, और मैंने आपको बताया कि जितने भी शिकारी जानवर होते हैं सब नदी तालाब के आसपास ही रहते थे। क्यों? क्योंकि दोनों को यार एक चीज़ तो कॉमन है जो चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड वाटर। ठीक है, बिना वाटर के तो नहीं हो पाएंगी ना चीज़ें। तो जितनी भी यहाँ पे रेड चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भीमबेटका है, होंगसी है, ठीक है,
एंड और कुछ तो ज़्यादा नहीं है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये लोग यहाँ पे रहते थे। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। अब स्टोन टूल अपने आप में इंपॉर्टेंट थे, क्यों, रीज़न क्या था, क्योंकि लोगों ने ट्राइड किया था, गुड क्वालिटी स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और वहाँ पे स्टोन्स तो काफ़ी सारे हुआ करते थे। तो लोग बाग गुड क्वालिटी के यू कैन से स्टोन्स एंड गुड क्वालिटी के टूल्स उनको ईजिली मिल सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने भीमबेटका के बारे में बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एग्जाम्पल प्लीज़, भीमबेटका की अगर हम बात करता हूँ तो आज के टाइम में मध्य प्रदेश में है और सबसे ओल्ड साइट है। और ये क्या एक तरह का केव एंड रॉक शेल्टर है। पीपल चूज टू दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे आर प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन हीट, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि जो लोग थे हंटर गैदरर, वो इस साइट में रहा करते थे। क्यों रहा करते थे, क्योंकि ये बढ़िया लेवल पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती थी। किस चीज़ से, शेल्टर, कि आपको जगह नहीं मिल रही, आप यहाँ पे आकर के रह जाइए, ठीक है। दूसरा क्या था कि अगर गर्मी हो रखी है तब आप इसके अंदर रह सकते हैं, बाहर अगर गर्मी है तो आप केव के अंदर जाएंगे तो आपको ठंड फील होगी। नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लीजिए बारिश हो रखी है तो बाहर तो बारिश ही फील हो रखी है, आप अंदर आ जाएंगे केव में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपको करना क्या है, ये जितनी भी रॉक हैं ये सब नर्मदा वैली के आसपास है। मैंने कल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि नर्मदा रिवर को आपको लोकेट करना है कहाँ पे है, ठीक है। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, और गेस नहीं किया है तो आप फाइंड आउट कीजिए मैप पर जाकर कि नर्मदा वैली या नर्मदा रिवर कहाँ पर है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन दे रखा है कि रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, रॉक पेंटिंग्स क्या होती हैं और हमें क्या बताती हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, काफ़ी सारी जो केव्स होती हैं, है ना, जो पहले टाइम पे लोग बाग रहा करते थे, तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं है पूरे दिन फ्री बैठेंगे, उन्होंने कुछ पेंटिंग करनी शुरू कर दी दीवारों पर, ठीक है। यानी कि जो हंटर गैदरर थे और वो केव के अंदर रहते थे, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वहाँ पे ना गुफा के अंदर रहते रहते केव के अंदर रह कर कुछ पेंटिंग की हैं। और कुछ बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, दक्षिणी पार्ट है, वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं। और यहाँ पे अगर आप जा कर के देखेंगे तो उन्होंने बड़े ध्यान से इन केव्स के अंदर वाइल्ड एनिमल, ठीक है, बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स उनकी दीवारों पे, केव की दीवारों पर बनाई थी। किसने, हंटर गैदरर ने, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की पेंटिंग्स भी हमें मिली है देखने के लिए। ओके, ये कुछ इमेजेस हैं केव्स के बारे में कि कैसी केव उस टाइम पे हुआ करती थी। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बात की है साइट के बारे में। तो साइट होती क्या है ना, साइट की अगर हम बात करते हैं, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग के अवशेष मिलते हैं आज के टाइम में भी, ठीक है। मतलब पहले तो नहीं, पहले होंगे वहाँ पे और काफ़ी सालों तक वो दबे रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम में जब आर्कोलॉजिस्ट गए, उन्होंने उसको एक्सकवेट किया, डिगिंग किया, तो तब जा करके ये चीज़ें मिल पाई हैं। तो सीधी सी बात है। और यहाँ पे क्या था, दीज व मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, यानी कि पहले टाइम के जो टूल्स होते हैं, स्टोन, स्पॉट्स, ये सब चीज़ें जिस पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं और जिसको आज के लोग ना यूज़ करके पहले के लोग यूज़ किया करते थे, दोज प्लेस आर कॉल्ड साइट्स, उनको साइट बोलते हैं। ओके, और ये जो होती हैं मे बी फाउंड सरफेस ऑफ द अर्थ, कभी कभी क्या होता है कि जो अर्थ की सरफेस होती है, ठीक है, वहाँ पे मिल सकते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, बेसिकली जो ज़मीन के अंदर वाला जो एरिया होता है, सरफेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप रहते हैं ज़मीन पे। अब ऐसा नहीं है कि जो टूल्स स्टोन्स वगैरह होते हैं ज़मीन से ऊपर निकल जा रहे हैं कि देखो हमें यहाँ पे दबे हुए, नहीं। जैसे डिगिंग करते हैं ना, अर्थ के अंदर बरीड होते हैं, अर्थ के अंदर दबे हुए होते हैं। जैसे आप डिगिंग करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर इंसान अपना घर बना रहा है और घर की खुदाई करते करते और नीचे दिख रहा है कि भैया यहाँ तो पॉट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे कॉइन्स मिल रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली हो सकता है कि वहाँ पे एविडेंस हो कि कुछ लोग यहाँ पे हमसे पहले रह करके जा चुके हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगे। ओके, तो साइट्स के बारे में आपको पता लगा है। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, क्योंकि देखो फायर की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में एक तरह का इन्वेंशन था उस टाइम का, क्योंकि फायर से मतलब जब चीज़ें स्टार्ट हुई ना, पहले व्हील बनना शुरू हुआ, फिर वायर, फिर ये फायर का इन्वेंशन हुआ, तो फिर तो डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ था। बट कैसे, चले देखते हैं। यहाँ पे हो रखा है कि कुरनूल केव्स की अगर हम बात करते हैं, कुरनूल केव्स है, इसमें क्या हुआ है कि एसिड्स के जो ट्रेसेस हैं वो फाउंड किए गए हैं। मतलब जब यहाँ पे राख मिली है तो जाहिर सी बात है पहले लोगों ने आग का आविष्कार तो कर लिया था। इससे ये पता लगता है कि जो पहले वाले हमारे लोग थे भाई साहब, इनको आग के बारे में ठीक ठाक बढ़िया बढ़िया जानकारी थी, ठीक है। ऐसा कहा भी जाता है कि आग की अगर हम बात करते हैं तो एक्सीडेंटली मिला था इनको, ऐसा नहीं था कि पहले से इनको पता था। दो स्टोन से उनको आपस में टच कर रहे थे, सडनली एक स्पार्किंग हुई, आसपास कहीं पत्ते पड़े थे और जंगल में आग लगनी शुरू हुई, तब इनको पता लगा अच्छा ये है। अब फिर इन्होंने आग से करना क्या काम करना क्या शुरू किया। तो आग से इन्होंने क्या काम किया, पहली बात तो चिकन को, जो ये मीट वगैरह खाते थे ना जंगल से मार करके एनिमल्स को, उसको रोस्ट करना शुरू कर दिया। मान लीजिए पहले ऐसे ही खाते थे कच्चा मांस, अब तो बढ़िया फ्राई करके उसको मतलब गर्म करके खाते हैं। तो एक तो इनको वो बेनिफिट मिला। दूसरा क्या था कि रात में जैसे जानवर, जंगली जानवर इनके पास आते थे
तो इन्होंने आग जलानी शुरू कर दी, जिससे कि वो जानवर डर के भागने लगे कि नहीं भाई यहाँ तो खतरा है, ठीक है, दीज आर द साइंस ऑफ डेंजर्स। तो लोग वहाँ से जो जानवर थे वो इनसे दूर भागने लगे। तो बेसिकली दो चीज़ों को बेनिफिट हुआ। पहला बेनिफिट ये था कि एक तो अब ये रोस्टेड फूड खाने लगे थे, एंड सेकंड बेनिफिट ये था कि अब एनिमल्स इनसे दूर भागने लगे थे। ओके, अब नेम्स एंड डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े नाम दिए हैं इन्होंने, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं पैलियोलिथिक, है ना। तो पैलियो का मतलब क्या होता है ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी कि पहले स्टोन्स मतलब पत्थरों का वो टाइम जो काफ़ी पुराना होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टोन टूल्स, जिसको आप बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं पैलियोलिथिक के नाम से। और पैलियोलिथिक की अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 2 मिलियन ईयर्स एगो से लगभग 12,000 साल पहले तक की बात की जाती है, ठीक है। ये टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, बट ये बताना चाहिए पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है। पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथोस मीन्स स्टोन्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल अब स्ट्रेच अगर इस टाइम के डिवाइड की बात करते हैं तो पैलियोलिथिक में 3 चीज़ों में बटा है, लोअर मिडल अपर मिडल, ठीक है, into the lower middle and upper middle long span cover over the 99% of the human history। सिंपल सी बात है कि देखिए पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो आपको पता लगेगा कि पैलियोलिथिक का मीनिंग क्या होता है, और इसको भी अलग से 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक आपका लोअर और आपका अपर, लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। बेसिकली सॉरी 3 चीज़ों में यहाँ पे बांटा गया है इसको, लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। और इसमें लगभग 99 ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो परसेंट यहाँ पे कवर की गई है, यानी कि जो आज इंसान का आप देखते हैं ना पूरे का पूरा एग्जिस्टेंस, वो पैलियोलिथिक से जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है, एनवायरमेंटल चेंजेस आने शुरू हुए लगभग 12,000 साल से और लगभग 10,000 साल तक, ठीक है। इसको आप बोलते हैं मीजोलिथिक। मीजोलिथिक मतलब आपको पता है, मीजोलिथिक को कभी कभी माइक्रोलिथ भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि लोग बाग जो थे बोन्स, वर्ड्स, टूल्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करना सीख गए थे। एट द सेम टाइम्स ऑर्डरबिलिटी ऑफ द टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप 10,000 से आगे जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं न्योलिथिक। न्यू मीन्स तो आपको पता होता है नया, ठीक है। तो बेसिकली 3 स्टोन एज को भी 3 जगह बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक या कभी कभी माइक्रोलिथिक बोल सकते हैं आप, एंड लास्ट में आपका न्योलिथिक। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ है। तो लगभग 12,000 साल पहले की बात है, उसके आसपास की। तो कुछ चेंजेस हुए क्लाइमेट में। अच्छा, क्लाइमेट और वेदर में तो फ़र्क होता है ना। क्लाइमेट होता है जो ओवर दी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद बदलता है, और ये आपका वेदर जो होता है ये चलता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, दैट इज़ कॉल्ड वेदर, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या होता है, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी चेंज हो रखा था, रिलेटिवली वार्म कंडीशंस इन मैनी एरिया की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासलैंड्स, दिस इज टर्न टू द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द डीर, एंटीलोप, शीप्स एंड देखो क्या हुआ है, लगभग 12,000 साल पहले के आसपास की बात है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस आया और काफ़ी क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिले। और जब चेंजेस हुए बड़े लेवल पे तो कुछ को फ़ायदा हुआ, कुछ को नुकसान हुआ। फ़ायदा क्या हुआ कि बड़े लेवल पे यहाँ पे ग्रासलैंड्स डेवलप होने शुरू हुए, और जब बड़े लेवल पे ग्रासलैंड डेवलप होने शुरू हुए तो उनको खाने के लिए, बड़ी बड़ी घास को खाने के लिए एंटीलोप, यहाँ पे शीप, भेड़, कैटल, जानवर, है ना, बकरियाँ वगैरह, ये बहुत बड़े लेवल पे इनके नंबर में इंक्रीज़ हुई, बढ़ोतरी हुई, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर अभी के लिए एक रिसेंट एग्जांपल दूं, जो गंगा नदी के आसपास का एरिया है जब वो फ्लडेड हो जाता है तो जानवर की बड़ी शामत हो जाती है। रीज़न क्या होता है कि आसपास के एरिया फ्लड हो गए, खेतों में जो भी खाने के लिए था उनके लिए वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, खाएंगे क्या। तो किसान मजबूरी में क्या काम करता है, उनके रस्ते घर से खोल देता है और वो जानवर बेचारे इधर से उधर भटकते रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें थी जब यहाँ पे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज आया और बड़े लेवल पे यहाँ पे ग्रास लैंड बनने शुरू हुए, तो अब जानवर जाएंगे थोड़ी। अब तो जानवर यहाँ पे जितने जानवर थे, हर किसान ये चाहेगा 1 से 2 जानवर हो जाएं, 4 से 6 हो जाएं। क्यों? क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छे लेवल पे है। ओके ओके, नेक्स्ट जो लोग चाहते थे कि इन एनिमल को हंटेड किया जाए, ठीक है, इनको मतलब यू कैन से शिकार किया जाए, तो वो उनको फॉलो करते थे, ठीक है, उनके बारे में इनको जाना और साथ में उनकी ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जाना। तो इससे ये पता लग गया कि अब लोगों को ना, देखो ये पता लग चुका था कि ये जानवर है, ये घास ज़्यादा खाता है, ठीक है, अच्छा नदी के पास भी रहता है। तो अब लोगों को डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जानवरों को पालने का तरीका ही पता लग चुका था, ठीक है, कि ये क्या खाएंगे, कितने लेवल तक इनको इन्वायरमेंट सपोर्ट सूट करता है, ठीक है, और डेफिनेटली मतलब किस पर्टिकुलर एरिया में रह सकते हैं। सो ये सब चीज़ें इनके बारे में अब इनको आइडिया होना शुरू हो गया था। ओके सब सो अब आपको यहाँ तक तो पता लग चुका है कि एनिमल्स के बारे में लोगों को पता अच्छे खासे लेवल से पता लग चुका था। तो यहाँ से नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, फार्मिंग और हर्डिंग, यानी कि खेती बाड़ी करना और जानवरों को पालना। इसके बारे में चीज़ें स्टार्ट होने लगी थी, देखते हैं। क्योंकि देखिए दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम जब सेवरल ग्रेन बेरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, राइस ग्रो मैचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड वुमेन चिल्ड्रन प्रॉपर्ली इलेक्टेड। तो यहाँ तक ये पता लगा है कि अब
हमें ये पता लग चुका था कि भारत के काफ़ी हिस्सों में, ठीक है, या इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के काफ़ी हिस्सों में गेहूँ, चावल और यूँ कैन से बारले, इन सब की खेती शुरू हुई थी। और ना कि सिर्फ और सिर्फ ये कोई पर्टिकुलर इंसान, बल्कि मेन, वेमेन और यहाँ पे बच्चे भी इन सब चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू करने लगे थे। ओके। और फिर वो ये जान चुके थे कि जब ये पक जाते हैं तो इनको कैसे काटना है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी जानते थे कि इनको प्लांट कैसे करना है अपने आप में, ठीक है। और जब ये चीज़ें पता लग चुकी थी कि प्लांट कैसे करना है, कब काटना है, किस लेवल तक इनको टेम्परेचर देना है, तो डेफिनेटली अब इनको एक स्टिग्मा मिला जिसको बोलते हैं किसान, ठीक है। अब ये किसान बन चुके थे। समझ रहे हैं आप। पहले जो था, पहले इंसान को नहीं पता था कि खेती बाड़ी कैसे करनी है, तो वो जंगल में जो भी चीज़ें नेचुरली मिल गई उनको तोड़ के खा लिया, व्हाट्सएवर। लेकिन अब ये पता लग चुका था यार ये बीज है, इसको अगर खेत में डालेंगे तो ऐसा हो सकता है, कल्टीवेट करते हैं ज़मीन को, तो आइडिया होने लगा था धीरे धीरे। तो यहीं से स्टार्ट हुई थी खेती बाड़ी की, ठीक है। दूसरा क्या था कि फॉर दूसरे एग्जांपल में कुछ लोगों को अच्छा लगा कि यार एक काम करते हैं, जानवर ही जंगल में भटकते हैं, इनको टेम एनिमल बनाते हैं, यानी कि इनको पालते हैं। और पालने के लिए क्या काम किया उन्होंने, अपने घर के आसपास शेल्टर बनानी शुरू की। जो भी किसान था उसने अपने घर के आसपास एक शेल्टर बना दी, और जिसमें कि उसने उस जानवर को बांध के रखा, और आपको जो भी चाहिए व्हाट्स एवर अवेलेबिलिटी, खाने के लिए फूड स्केर्सिटी ना हो तो उनके लिए उसका इंतजाम किया। और अब इनको इसने खाना देना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि देखो इंसान ने ये तो सीख लिया था ना कि जानवर कहाँ रहते हैं, किस टेम्परेचर में रहते हैं और वो क्या खाते हैं, तो उसको पता लग गया था। तो यहाँ से दो चीज़ें स्टार्ट हुई, एक तो आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, और दूसरा फार्मिंग। जब खेती बाड़ी करना शुरू हो गया तो ये पता लग गया कि यार ये इसका पका हुआ प्रोडक्ट है, हमें खाना है, मार्केट में सप्लाई करना है, और जो ये स्टोव वगैरह बच जाते हैं ये जानवर के काम आएंगे। तो इतना चीज़ें उनको पता लग चुकी थी यहाँ तक। ओके। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल, कैन यू थिंक ऑफ द एनी रीजन वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। क्या आप सोच सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है कि सोचिए ऐसी क्या वजह रही होगी कि कुत्ते को सबसे पहले एक टेम एनिमल बनाया गया। ओके। डोमेस्टिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो अगेन मैंने आपको भी समझा दिया कि डोमेस्टिकेशंस होता क्या है। इसके कुछ साइंस वगैरह मिले हैं देखने के लिए पहले कि डोमेस्टिकेशंस ऐसे हुआ करता होगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे न्यू वे ऑफ लाइफ, लोगों का जीवन जीने का एक नया तरीका। इसमें क्या था, इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो, दिस मे बी सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स इट मींट they had to stay in the same place for a long time, looking after the plant, watering, weeding, driving away animals, birds, okay, till the grain ripened and the grain had to, सिंपल सी बात है, इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए आज के टाइम में एक नई लाइफ स्टार्ट हुई लोगों की। जैसे मान लीजिए लोगों को खेती बाड़ी करना था, पहले उन्होंने स्टार्ट किया। और कैसे स्टार्ट किया कि मान लीजिए आज के टाइम में भी अगर आपको खेती बाड़ी करनी है तो ऐसा नहीं है कि बस आपने जो इनिशियल प्रोसेस होता है ज़मीन को कल्टीवेट करना, उसके बाद मतलब बीज को सोविंग करना, तो आप चले जाओगे उसके बाद, नहीं, आपको वहाँ पे लगभग कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक, एंड इन केस कुछ कभी कभी क्या है कुछ सालों तक भी वेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि उसके अंदर कोई इंसेक्टिसाइड ना आ जाए, उसके अंदर कोई इंसेक्ट ना आ जाए। इंसेक्ट आ गया तो कोई इंसेक्टिसाइड डालेंगे आप जिससे कि फसल ख़राब ना हो जाए। या कभी कभी आप क्या करते हैं कि मान लीजिए उसके अंदर वेडिंग्स, या यूँ मान लीजिए उसके अंदर कुछ घास हो रखी है ना, मतलब उसको सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। या फिर यूँ कह लीजिए कभी कभी अनवांटेड एनिमल्स आते हैं जो क्रॉप्स को चॉप करके खा करके चले जाते हैं, तो आपको उनको भगाना होता है। तो बेसिकली पूरे साल की आपको जिम्मेदारी रखनी पड़ती है अपनी फसल्स की। तो लोगों के पास अब एक नया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होने लगा था। अब उनके पास काफ़ी अच्छे लेवल की खेती बाड़ी का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था। ओके। यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कि सबसे पहले इन्होंने सीड की तरह इसको रखा, ठीक है। फिर जब सीड की तरह बोया खेत में तो फिर इनको फूड मिलने लगा, यहाँ से फूड को इन्होंने गिफ्ट करना शुरू किया इधर अदर लोगों में। और उसके बाद गिफ्ट करने के बाद ही बच गया तो उसको इन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे आज के टाइम में अगर हम खेती बाड़ी की बात करते हैं तो होता क्या है कि जो किसान लोग हैं पहले खेती बाड़ी करते हैं, उसको अपने घर के लिए रख लेते हैं, उसके बाद मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो सिमिलर चीज़ें यहाँ से होनी शुरू हो गई थी। ओके। आई होप यहाँ तक आपको पता लगेगा। नेक्स्ट है, अब जो ग्रेन था उसको स्टोर करना शुरू करते हैं वो दोनों चीज़ों के लिए, खाने के लिए और बीज पर्पज़ के लिए। जैसे किसानों की मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आज के टाइम में होता क्या था कि कुछ लोग अपने पास रखते हैं खाने के लिए, कुछ लोग ना गाँव के अंदर आज भी देखना कि कुछ गेहूँ रख लेते हैं फॉर एग्जांपल कि यार अगले साल ना इसको खेत में बोएंगे, ठीक है। या और फिर उसके बाद जो बचता है उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे होने शुरू हो गई थी और लोगों ने स्टोर करने के कॉन्सेप्ट अलग अलग सोचने शुरू कर दिए थे कि इसको कैसे स्टोर करना है, ठीक है। सो स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं से आना शुरू हुआ था। अब पहले टाइम में, जैसे आज के टाइम में तो गेहूं की टंकियाँ वगैरह होती हैं, आपने गांव में देखी होंगी, है ना। लेकिन आज के टाइम, सॉरी मतलब पहले के टाइम, आज के टाइम में, लेकिन पहले टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी ना। तो लोगों ने क्या काम किया कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे घर के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एग्जाम्पल दूँ, जब मैं छोटा था, है ना,
कितना बताऊँ, मतलब छोटा सा था ये समझ लीजिए। तो जब कच्चे घर हमारे हुआ करते तो काफ़ी एक घर के अंदर ना एक बड़ा सा स्टोर रूम बना हुआ था, उसके अंदर गेहूँ चावल वगैरह भरे हुआ करते थे, ठीक है। तो ये तो अभी की बात है, 10-15 साल की, हो सकता है इससे पहले तो और बड़े लेवल के लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि पहले ऐसे स्टील की टंकियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी फूड को स्टोर करने के लिए, तो लोगों ने अपने ही घर में स्टोर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। हालांकि आज के टाइम में तो अगर बड़े लेवल पे प्रोडक्शन आपका हुआ है तो कोल्ड स्टोरेज रूम भी बने होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, गॉट इट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि स्टोरिंग एनिमल्स, यानी कि पशुओं को पालना, ये उनको इकट्ठा करना। ये क्या हुआ था देखते हैं यहाँ पे। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड इफ दे आर लुक टू केयर आफ्टर प्रॉपरली। सिंपल सी बात है कि जो हमारे जानवर होते हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने शुरू होते हैं, उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कल एक बकरी थी, आज उसके पास 2 बकरी और हैं, ठीक है, 3 हो गए, है ना। एक भैंस थी, अब 2 बच्चे और हैं उसके, तो यानी कि बढ़ रहे हैं ना ऐसी। लेकिन क्यों बढ़ते हैं? अगर आप उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, आप उनकी प्रॉपर केयर रखें, तभी तो वो चीज़ें ग्रो कर पाएंगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे होनी शुरू हुई थी। अब वो देते क्या हैं जानवर? हमें मिल्क देते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड हो जाता है। एंड मीट भी देते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो लोगों ने इसको स्टोर फूड की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि जानवरों को जानवर की निगाह से नहीं देखा। इन्होंने कहा भाई साहब ये तो फूड है हमारा, दूध भी देगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो जब इसको हलाल भी कर देंगे, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना आप, मीट भी हमें प्रोवाइड करा देगा। तो लोगों ने इसको एनिमल को एज ए स्टोरिंग एनिमल का कॉन्सेप्ट यहाँ से ये निकल के आता है कि लोगों ने जानवर को ना एज ए फूड, स्टोर फूड के रूप में मानना शुरू कर दिया था। जैसे घर के अंदर होता है ना अपना फ्रिज, हमें पता है यार फ्रिज में जाओगे तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ मिलेगा रखा हुआ। तो ऐसे ही जानवर को मानना शुरू कर दिया था कि जब तक चल रहा है दूध दे रहा है, और जिस दिन नहीं देगा उस दिन भैया, समझ रहे हैं आप, ठीक है, मीट तो दे देगा। ये सब ऐसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल करके आए थे। नेक्स्ट है कि अब आपको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर के बारे में। ओके, देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो ब्लू स्क्वायर थे, मैंने आपको मैप दिखाया था कि कुछ साइट वाले, अभी तक पीछे हम साइट को डिस्कस कर रहे थे कि ये रेड एरिया जहाँ जहाँ है वहाँ पे लोगों ने बसना शुरू किया था, खेती बाड़ी शुरू की थी, क्लियर। अब इसी मैप में अगर आप पीछे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ब्लू स्क्वायर हैं, ठीक है। आप देखना दोबारा वीडियो को पॉज करके वहाँ पे पीछे कर करके। तो यहाँ पे क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया कि पहले जो लोग थे यहाँ पे किसान हुआ करते थे और हर्डर थे, मतलब पशुओं को पालते थे काफ़ी बड़े झुंड में, ठीक है। और वे जितने भी लोग थे ऐसे, वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं, सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट में मिले हैं, आज के टाइम में कश्मीर में, या फिर ईस्ट और आपके साउथ इंडिया में ये लोग हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो उस टाइम पर खेती बाड़ी करते थे। तो अब क्या था कि टू फाइंड आउट वेदर द साइट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ द फार्मर हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस प्लांट एनिमल बोन्स। अब ये पक्का करने के लिए कि ये चीज़ें जो पाई गई थी यहाँ पे ब्लू स्क्वायर एरिया में, कि क्या यहाँ पे सच में किसान थे या कोई और था। तो इसके लिए जो साइंटिफिक जो वैज्ञानिक थे या जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्लांट और एनिमल्स बोन्स की स्टडी की, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ, ये पाया गया है कि बर्न ग्रेन्स भी वहाँ पे पाए गए हैं, यानी कि जले हुए गेहूँ के निशान भी पाए गए हैं। तो सीधी सी बात है, या तो उन गेहूँ को जानबूझ के जलाया गया हो या फिर कैसे पर्पज से जलाया गया हो, बट इतना जरूर पता है कि यहाँ पे गेहूँ जले हुए मिले हैं। और जब गेहूँ जले मिले हैं तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि नंबर ऑफ द क्रॉप्स वर ग्राउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, दे कैन आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। तो अब इससे ये पता लगता है कि जब इस पर्टिकुलर एरिया में फॉर एग्जांपल जले हुए गेहूँ मिल सकते हैं, जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, तो ये पता लगता है कि हाँ पहले यहाँ पे किसान भी रहते थे, और साथ ही साथ जो उनको जानवरों को पालने वाले चरवाहे होते हैं वो भी साथ साथ रहते थे, ठीक है। तो अब ये कंफर्म एविडेंट हो गया है। हम कहें कि भारत के अंदर खेती बाड़ी हुई है, भैया कैसे हुई है, क्या सोर्स है आपके पास? तो आप इजीली बोल सकते हो कि देखो साइंटिस्ट ने ना कुछ पर्टिकुलर साइट हैं, उनको उनको एक्सकेवेट किया, तो वहाँ से जो एनिमल्स मिले हैं, ठीक है, एनिमल्स के वहाँ पे बोन्स मिले हैं, और कहीं पे कुछ एसिड मिली हैं, और जो बंट ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जला हुआ गेहूँ मिला है, तो इसके कुछ यहाँ पे चांस, उसके यहाँ पे कुछ रिमेन्स मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि यस खेती बाड़ी तो इंडिया में यहीं से होनी शुरू हुई थी। सो आई होप ये भी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई थी लोगों की। सेटल लाइफ में क्या था देखते हैं, 1 सेकेंड प्लीज। आर्कियोलॉजिस्ट में पाया है कि जो हट हुआ करते थे लोगों के, है ना, कुछ साइड पे, फॉर एग्जांपल बुर्ज होम की अगर हम बात करते हैं तो बुर्ज होम आज के टाइम में कश्मीर में है। लोगों ने ना, अब ऐसा नहीं था कि पहले जंगल में रहते थे, आज के टाइम में लोगों ने क्या किया था कि ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद करके उन्होंने कच्चे घर बनाने शुरू कर दिए थे। कहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी मिला है कि लोगों ने ना फॉर एग्जाम्पल रहने के लिए पहले तो जंगल में रहते थे, लेकिन आज के टाइम में झोपड़ी बनानी शुरू कर दी थी, और ज़मीन के नीचे कुछ गड्ढे ही मिले हैं, ठीक है। तो लोगों ने रहने के लिए अपने अपने लिए वहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है। और रीज़न क्या था इसके पीछे? रीज़न ये था कि बारिश हो रही है, ठीक है, और बरसात हो रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए।
और कभी कभी ये भी देखने के लिए मिला है कि जो हट होती है, ठीक है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि जो ये इंसान रहते थे कहाँ पे, एक पर्टिकुलर एरिया में। तो अब पर्टिकुलर एरिया क्या था कि अब इनके लिए पास हमें फाइंड आउट हो गया था कि लोग बाग जो किसान थे ना, ये मतलब किसान तो नहीं कहना चाहिए इनको, यानी कि जो पहले हंटर थे, हंटर गैदरर, अब वो क्या काम करते थे, एक सेटलमेंट लाइफ रह रहे थे। सेटलमेंट का मतलब अब इनके पास घर होने शुरू हो गए थे। और घर के बाहर ये भी मिला है कि कुछ जो होते नहीं है, फॉर एग्जांपल कुकिंग अर्थन्स, ठीक है, यानी कि चूल्हे वगैरह भी इनको मिले हैं घर के बाहर के आसपास। यानी कि अब लोगों ने घर बना करके खाना पकाना शुरू कर दिया था और घर के अंदर रहना शुरू कर दिया था। तो जाहिर सी बात है कि अब इनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे कुछ स्टोन्स दे रखे हैं इन्होंने, आप इन स्टोन्स के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक इसमें। ओके, सो ये था बेसिकली अभी तक इस चैप्टर में, और कुछ ज़्यादा कोई खास है नहीं है। ओके, सो अगर कोई भी डाउट है तो आप लिखें कमेंट सेक्शन में। सो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।